और अभी आपको गाइड कर रहे थे, अब ड्राइविंग सीट पे मुझे बैठा दिया गया है ना। अब जो आपकी फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है उसके पायलट मुझे बना दिया है खान सर ने, ठीक है। और अब कैसे कैसे टेक ऑफ करेंगे, सारे मुद्दों पे हम लोग बातचीत शुरू करते हैं वन बाई वन, है ना। बच्चों के तो बहुत सारे सवाल होते हैं मन में तैयारी को लेकर जब स्टार्ट करते हैं, तो कि हम तैयारी, आपने एक संकल्प लिया कि मुझे बनना है ना। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। इतिहास वैसे तो बाद में आएगा, अभी निर्णय मेरा सही है गलत है, कोचिंग मेरा सही है गलत है, क्या करने से मेरा सिलेक्शन होगा, कितना पढ़ने की ज़रूरत है, ऑप्शनल कब करें, जीएस कब करें, पीटी की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, अभ्यास कब करें, बहुत सारे सवाल, न जाने कितने अखबार कैसे पढ़ें, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, बहुत सारे मुद्दे होंगे आपके जहन में, ठीक है। तो वन बाई वन सभी मुद्दों पे आपसे हम बात करेंगे, ठीक है। एक बार साउंड क्लियर है ना। तो एक बार पूरी संस्था के बिहाफ में मैं अपनी तरफ से और खान सर की तरफ से भी आप लोगों का इस क्लास में स्वागत करता हूं, ठीक है। और आपके उज्जवल भविष्य की भर भर के एकदम हृदय से शुभकामनाएं देता हूं कि जो सोचकर आप लोग, जिस संकल्प के साथ आप लोग यहां उपस्थित हुए हैं, ईश्वर आप सब पे कृपा बनाए रखे और आप खूब मेहनत करिए और अपने लक्ष्य, अपने मंजिल को आप प्राप्त करिए आप, ठीक है। जब हम जीवन की जिस यात्रा की शुरुआत अभी आप कर रहे हैं, अब तक आपने जो भी पढ़ा, स्कूल में, कॉलेज में, कुछ भी आपने पढ़ा, वो एक तरफ है। अभी यूपीएससी में एक निबंध पूछा गया था कि पढ़ने के बाद जो कुछ बच जाता है आपके पास वही ज्ञान है, ठीक है। यूपीएससी में एक निबंध पूछा था, आपसे पूछा जाए 8वीं क्लास में आपने क्या पढ़ा, तो शायद आपको कुछ याद नहीं होगा। 9वीं क्लास में क्या पढ़ा वो भी आपको याद नहीं होगा, तो कुछ बचा नहीं वहां से, तो वहां से कुछ भी ज्ञान नहीं आया। 10वीं की कुछ कुछ बातें आपको याद हो सकती है कि आप यंग हैं, अभी बहुत लंबा गैप नहीं हुआ है। मुझे तो वो भी याद नहीं कि 10वीं में मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है। लगभग 20 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो इधर का तो पूरा सब ध्यान रहता है मुझे। तो जो बच जाता है वो ज्ञान है, ठीक है। तो बहुत जरूरी होता है। जब हम, पहली बात जो मैंने नोटिस की है वो है आपका डेडिकेशन और लगन, ठीक है। ठीक है, तो सफलता में पहली शर्त हमेशा ध्यान रखिएगा, जुनून। आपने 12th फेल पिक्चर देखी होगी, पिक्चर में थोड़ा बहुत चीजों को पिक्चराइज किया जाता है, क्योंकि वो जिन पे पिक्चर बनी है वो उस दौर के हैं जिस दौर में हम भी मेंस और इंटरव्यू दे रहे थे। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत, ठीक है, इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत, हम एक ही साथ उस लॉट में थे जब पिक्चर बन रही थी, ठीक है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं उन्होंने बहुत अच्छा किया, आपने डेडिकेशन किया। तो जो बनना चाहेगा उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। पे विवेकानंद की एक बात है, वो कहते हैं कि दुनिया में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। विवेकानंद क्या कहते हैं, दुनिया में कोई भी लक्ष्य असंभव। वो कहते हैं सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय यदि लक्ष्य का नशा है, शरीर का एक एक कतरा, एक एक सांस यदि लक्ष्य को समर्पित है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे लक्ष्य प्राप्त करने से, एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो 24 घंटे होगा, 24 घंटे में मैक्सिमम यदि यूपीएससी का नशा आपके पास होगा तो आपको कोई हटा नहीं पाएगा, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। पर ये नशा रहता नहीं है बहुत लंबे समय। हम जिस उत्साह से तैयारी शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत आगे बढ़ना शुरू करते हैं, धीरे धीरे फिर ये नशा एक रूटीन काम हो जाता है। जैसे 24 घंटे में सबसे आपका प्राइम काम है जब आप क्लास के लिए आते हैं। अभी सुमन सर कह रहे थे आपको कि क्लास से पहले आ जाएगा, अनुशासन एक चीज होती, ठीक है। 99% कोशिश ये होनी चाहिए, 100% कोशिश होनी चाहिए टाइम पे आ जाए, है ना। अब 24 घंटे में सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या रूटीन होना चाहिए कि क्लास हमें आना है, क्लास की एक एक बातों को ध्यान से लेना है। एक समय के बाद हमने क्या देखा है, क्लास रूटीन वर्क हो जाता है, अच्छा चलते हैं ना, कोई बात नहीं, सुन लेंगे ना, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा रुक करके अपने आप से बात करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप किस रास्ते पे जा रहे हैं आप। तो लगन इतना इंपॉर्टेंट होता है। देखो आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबका कुछ ना कुछ हॉबी कभी ना कभी रहा होगा। कोई साइकिलिंग है, मोटरसाइकिलिंग है, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता होगा, कोई दाल भात चोखा बनाने में इंटरेस्ट रखता होगा, खाना बनाने में इंटरेस्ट रखता होगा।
कुकिंग में किसी की हॉबी होगी, म्यूजिक में हॉबी होगी, पेंटिंग में हॉबी होगी, है ना। जिसकी जो हॉबी है, किसी को गप करना बहुत मजेदार लगता है, कहीं बैठ के खूब बातें करना, मूवी देखना किसी को बहुत अच्छा लगता है, फ्राइडे को वो जाके मूवी देखेगा ही देखेगा, मूवी की बातें उसे बहुत याद रहती हैं। आप नोटिस करके देखना, आपकी जो हॉबी है, कभी भी नोटिस करना। अभी कह दिया जाए ना कि अच्छा आपकी हॉबी है म्यूजिक, आप तुरंत प्रफुल्लित हो जाओगे अंदर से। आप क्रिकेट खेलने चलना, तुरंत प्रफुल्लित हो जाओगे आप। मूवी देखने जाना है, म्यूजिक सुनना है, किसी को गाने की हॉबी है। क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए एफर्ट लगाने की जरूरत, शरीर का एक एक कतरा दिशा में दौड़ जाता है। यस और नो? एग्री कर रहे हैं सभी लोग? जिसकी जो हॉबी हो, बस ये समझ लीजिए कि आपको इस एग्जाम को निकालना है, तो 2-3 साल के लिए बस आप इसको अपनी हॉबी बना लीजिए। बात समझ में आ रही है? जो विवेकानंद की बात, जो मैंने भी कोट शुरू की अभी आपसे, 2-3 साल के लिए धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगता है, 5-7-10 दिन के अंदर आते आते जैसे आप ट्रैक पे आ जाएंगे। अभी क्लास में शुरू करूंगा और आपसे बातचीत शुरू होगी, तैयारी शुरू होगी, रिवीजन, क्वेश्चन की समझ, पकड़, जैसे तस्वीर बननी शुरू होगी कि हाँ मैं एग्जाम में अच्छा कर सकता हूं या कर सकती हूं, उसके बाद ऑटोमेटिक वो चीजें किक मारने लगेंगी आपको। बट यहां तक आए हैं तो कुछ तो प्रेरक फैक्टर है। हो सकता है सोशल मीडिया का ग्लैमर आपको खींच कर लाया हो, अरे बहुत तवज्जो मिलता है IAS IPS बन जाने के बाद, चारों तरफ पूछ होती है। हो सकता है किसी को आपने कुछ वादा किया हो, ये भी पॉसिबल है। किसी को कहने का मतलब पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। बातों को ना सीधे अर्थ में भी लेना है, ठीक है ना, बातों को सीधे अर्थ में भी लेना है। हो सकता है कभी कोई बात आपको बहुत बुरी लग गई हो, किसी अधिकारी की या समाज में किसी व्यक्ति की, और आपको लगता है कि हाँ बस मैं एक बार सिस्टम में आ जाऊं तो इसे बताऊंगा। पर सच्चाई है कि जब सिस्टम में आ जाएंगे तो आपकी सोच तब तक बहुत बड़ी हो जाएगी, बताने से ऊपर हो जाती है सोच। समाज के लिए कुछ करना, राष्ट्र के लिए कुछ करना, मतलब बहुत विजन चेंज हो जाता है। बट कुछ एक फैक्टर तो होता है जो हमें ट्रिगर कर रहा होता है। कुछ तो बात होगी, माता पिता का हो सकता है संघर्ष बात हो, या बहुत मुश्किल से आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, दादा दादी के सपने हो सकते हैं, कुछ तो बात होती है। जो चीज आपको खींच करके लाई है, बहुत अच्छी नौकरी, बहुत ग्लैमर, पावर है, जो चीज आपको खींच करके लाई है, छोटा सा मेरा एक सुझाव ये होता है, वो आपके डेडिकेशन को बनाए रखने में बहुत रोल प्ले करता है। तो हम सोते उठते बैठते जागते कम से कम क्या होता है कि 1-2 बार जरूर हम उस पॉइंट को याद रखें जिस बिंदु के कारण हमने तैयारी के लिए सोचा है। मैं आपसे बहुत सामान्य बात अभी करूंगा, कुछ टॉपिक पे भी बात करूंगा, क्योंकि अभी एकदम से सब्जेक्ट का क्या है, सब्जेक्ट का तो जो भी प्लान है, आप कोई भी टॉपिक जहां से भी बोलेंगे वहां से पढ़ाई शुरू हो जाएगी, और जब मैं एंड करूंगा तो क्लास के एक बच्चों को याद कराकर समझा करके ही निकलने दूंगा यहां से। वो सब हाथ की चीज, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो एक हिस्सा है। हिस्ट्री में कराऊंगा, उसका पीटी में एक रोल है, मेंस में एक रोल है, चाहे IAS हो चाहे अपना UPPCS हो। बट अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये पूरी तैयारी और पूरे जीवन आपके साथ रहने वाला है। अभी आपको बस केवल सुनी हुई बात लगेगी, धीरे धीरे जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, जब व्यवहारिक रूप में उतरेगा तो आपको एहसास होगा अच्छा इसको जीवन में भी उतारा जा सकता है। बट बहुत जरूरी होता है जब हम चलें, जब हम बात करें हम, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी फोकस की, तो जो फैक्टर आपका ट्रिगर करता है उसको याद रखिए। विवेकानंद की एक और पंक्ति है, वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ समय निकालना चाहिए अपने आप से बात करने के लिए। सुन पा रहे सभी लोग? प्रत्येक व्यक्ति को कुछ समय निकालना चाहिए अपने आप से बात करने के लिए, वरना वो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान से मुलाकात करने से वंचित। सुन पा रहे हैं सभी लोग? जब आप खुद के साथ थोड़ा बैठेंगे ना, तो आप थोड़ा आकलन करेंगे कि आज 24 घंटे में हमने क्या, थोड़ा रिसर्च नहीं करना आपको, बहुत अपनी सुननी है थोड़ा, आज हमने क्या किया, हमारा गोल क्या है, मकसद क्या है, ठीक है। तैयारी तो बहुत छोटी चीज है, जीवन में बहुत कुछ करना है आपको। तो विवेकानंद की एक दूसरी बात जो मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूं, तो बहुत जरूरी है, ये आपको समय समय पे याद दिलाएगा कि आप तैयारी करने क्यों आए हैं, आज आपने क्या किया, आज आपका आउटपुट क्या रहा। आमतौर पे हम लोग सजेस्ट करते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं आपको, हर 6-7 दिनों पे आपको अपना आकलन करना चाहिए
कि पिछले 5-6 दिनों में मेरी प्रगति क्या रही, क्या प्रोग्रेस रहा मेरा, हमने क्या कुछ लर्न किया, कितना वो एग्जाम ओरिएंटेड है। थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को पकड़ने में, बट आप सीखेंगे आप। हम बात अभी कहाँ चल रहे हैं? डेडिकेशन पे। हमने एक बात आपको क्या बताई, आप टॉपर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरूरत है उस जुनून की कि आपको बनना है। जो ट्रिगर आपको लेकर यहां तक आया उसको संभाल कर रखिए आप, ठीक है? वो सबसे बड़ा मोटिवेशन वाला फैक्टर बनने वाला। 12th फेल में तो कुछ मोटिवेशन का और फैक्टर था, उसकी तलाश मत करिएगा आप लोग उस तरह के फैक्टर। 12th फेल में बहुत सारे मोटिवेशन के फैक्टर नहीं, पिक्चर आपने देखे होंगे, वैसे फैक्टर तलाश मत करिएगा। पिक्चर के बाद दिल्ली में कई स्टूडेंट्स मिले मुझे अपने केजीएस के मंच पे, और थोड़ा बहुत पहले भी कहीं एक संस्था 7-8 सालों से मैं पढ़ा रहा था, वहाँ भी बहुत लोग मुझे मिलने लगे हैं। फिर आज मैं तो रेलवे स्टेशन पे सोया था, आज तो बस स्टैंड पे सोया था, आज वहाँ होटल पे हम काम कर रहे थे, ठीक है ना? बहुत लोग ऐसे मिलने, ठीक है? तो डेडिकेशन पे आप सब लोग ध्यान रखिएगा, ट्रिगर फैक्टर पे ध्यान रखिएगा। जो हमने कहा आपको कि सोते जागते, है ना, मतलब ईट ब्रीथ थिंक, एक हमारे गुरुदेव हैं, मैं आउट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें एक आनंद राजेंद्रन सर है हमारे, बार बार वो कोट करते जब भी मैं उनसे मिलता हूँ कि सुजीत भाई, साउथ इंडियन बेंगलुरु के रहने वाले हैं, सुजीत भाई मेरा ये मानना है कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य फिक्स कर ले, ईट ब्रीथ थिंक स्लीप, ठीक है, मतलब सोते उठते कुछ भी करते हुए यदि वो समर्पित है तो कैसे हासिल नहीं होगा? वो व्यक्ति खुद से पूछे एक बार के लिए, ठीक है, कि हम कितना समर्पित हैं, उत्तर खुद ही मिल जाता है। क्या किसी और को दिखाना, किसी से बात करना कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, हम कितने फोकस हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है विवेकानंद की दूसरी बात याद रखना, प्रतिदिन खुद से मुलाकात करना, तभी आपको पता चल पाएगा कि आज का दिन आपका कैसा रहा, कल का दिन आपका कैसा रहा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें बातचीत करी पे। सफलता में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब तक के लगभग 18 साल वैसे है मेरा, बट लगभग 20 साल हम कह सकते हैं अनुभव में, मैं आपको बताऊं जो मैंने देखा है कि बहुत बड़ी भूमिका है, वो है मार्गदर्शन की, गाइडेंस की। बहुत बड़ी बात है। पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की कमी नहीं है, और जब से यूट्यूब वगैरह और स्मार्टफोन वगैरह आया है, सोशल मीडिया पर रील्स की तो भरमार पड़ी हुई है। कोई भी हो, मतलब मैं तो सीधे सीधे बात इस तरह की रखता हूँ, कहता हूँ हार्डली मैटर। आजकल बच्चों में रील्स का क्रेज भी बहुत है, और रील्स सुनकर उन्हें लगता है कि हाँ इन्होंने बहुत सही कहा। सारे रील्स को सुनकर के भी ना आप एक नंबर नहीं बढ़ा पाएंगे अपनी यूपीएससी की तैयारी में। तो मुझे साबित कर दे इस रील से मेरा एक नंबर, आधा नंबर नहीं बढ़ने वाला है। सुन पा रहे सभी लोग? तो मार्गदर्शन की बहुत बड़ी भूमिका है। अब इसमें क्या होता है, जो भी मैच्योर लोग होते हैं अपने विषय के जानकार, वो अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, आप मुझे भी उसमें रख सकते हैं, ठीक है? हाँ भाई ये तो कह रहे थे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट जैसे मेरा आकलन ये होना चाहिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब ऑब्वियस है आप यूपीपीसीएस या आईएएस दोनों एग्जाम आप 2025 में ही आप बेटर कर पाएंगे। आप आईएएस की बात करें हम लोग, तो आईएएस का एग्जाम तो सिर पे है। हाँ, यूपीपीसीएस का प्री अभी सितंबर में होने वाला है, जो एक्सपेक्टेड है। डेट क्या है? अक्टूबर में होने वाला, करेक्ट। तब तक आपका मॉडर्न इंडिया में कंप्लीट करा चुका हूँ, लगातार कंटिन्यूटी में क्लास चलनी है अभी, है ना, 15-20 दिन तो चलेगी क्लास लगातार, फिर बीच में छोटा मोटा ब्रेक हुआ, फिर लेकर के मैं इसे कंप्लीट कराऊंगा एक फ्लो में ही। तो जब पेपर होगा आपका अक्टूबर में ना, तब आपका और मेरा संयुक्त आकलन होगा, चाहे अभी मैं कुछ भी कहूं। सुन पा रहे हैं सभी लोग? अभी वो बच्चे मेरा आकलन करेंगे 16 जून को जो एग्जाम में जा रहे हैं, खुद का भी और मेरा भी। तो तब रियल आकलन होगा, और जब मेंस होगा तब आकलन होगा कि हाँ मॉडर्न इंडिया में सर ने कहा तो उसकी कितनी यूटिलिटी थी। हमारी इतनी यूटिलिटी होती है कि मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड बनाए रखूं और कम से कम समय में अधिक से अधिक चीजों को कवर करने का स्किल डेवलप कराऊं। एक मॉडर्न इंडिया प्रायः किसी भी विश्वविद्यालय में, आप में से बहुत सारे इतिहास के बच्चे बैठे होंगे आज यहाँ क्लास में, लगभग एक शिक्षक 1 साल पढ़ाता है। हमारे यहाँ तो वैसे ही पढ़ाया गया था डीयू में, जब हम थे 12 महीने पढ़ाता है। और आप मान के चलिए मैं आपको पीटी और मेंस दोनों कवर करूंगा, आईएएस और यूपीपीसीएस दोनों मकसद से। 90 से 95 घंटे के बीच में आपका कवर होने के बाद
पीटी में मैं आपको इतना कह सकता हूं, जब मैं सिलेबस अपना कवर करा दूंगा, कि जो आपसे नहीं बनेगा वो किसी से नहीं बनेगा। आपको इस बात की गारंटी हो जाएगी जैसे जैसे आप चलेंगे। और मेंस में यदि आप नहीं लिखेंगे तो हिंदुस्तान में कोई पढ़ाने वाला भी नहीं लिख पाएगा। बच्चों की तो बात छोड़ दीजिए आप, बच्चों की बात छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अभी भी मैं स्वागत कभी भी कर सकता हूं, मेंस का कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम का हो, 1 से 1.5 मिनट में मैं फ्रेम करवा दूंगा आपको। 1 से 1.5 मिनट में मैं फ्रेम करवा दूंगा। तो एक बार हम लोग सम अप कर देते कि हमने अभी बातचीत की शुरुआत कहां से की। आपको हमने 2 बातें आपको बताई अपने पिछले अनुभव के आधार पर। डेडिकेशन से बड़ी कोई भी चीज नहीं होती है। आप बनना चाहेंगे, कोई नहीं रोकेगा, और एक समय के बाद आपको फ्री रहना है हमेशा। कोई अच्छी बात कहीं से और सीखने वाली बात है तो उसमें कोई बुराई, बट अभी पेशेंस रखना है। क्यों? क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है। मैं बड़ा ओपनली ये बात कहता हूं। आपको लगता है कि नहीं ये बात यहां से हम सीखिए, आपको अपने लाइफ में अच्छा करना है, ठीक है। तो डेडिकेशन से बड़ी कोई चीज नहीं है। दूसरी बात, जो आपको ट्रिगर करके यहां तक लाया है, जिसके कारण आप पहुंचे कि मुझे बनना चाहिए, उसको रोज याद रखिए। अपने आप से खुद बात करिए तो थोड़ा बहुत और बातें होंगी। तीसरी बात, आप लाइफ में कोई भी एक टारगेट सेट कर लिया। आप सेट कर लीजिए कि मुझे विधायक बनना है, मुझे एमपी बनना है। सेट करके देखिए आप, नशा केवल आपको हो कि मुझे यह काम करना है। प्रकृति रास्ता बताना शुरू कर देती है। आपको नशा हो कि मुझे डीएम और एसपी बनना है। बहुत सारे लोग आप में से एसडीएम और डीवाईएसपी बनने के लिए भी आए हैं। धीरे धीरे हो सकता है आपका मिजाज बदल जाए, ठीक है, और आप डीएम एसपी के लिए सोचना शुरू कर दें आप आने वाले 8-10 क्लासेस में, ठीक है। दोनों में बहुत का अंतर होता है, एग्जाम में कोई अंतर नहीं है दोनों के सिलेबस में, ठीक है, बहुत का अंतर है दोनों में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप कि कैसे डेडिकेशन के साथ लगते हैं। हाँ, मार्गदर्शन की इतनी भूमिका है कि आपका काम आसान करेगा। सही मार्गदर्शन है तो आपका काम आसान होगा, वरना आपको टाइम बहुत लग जाएंगे। कभी कभी आप सुनते होंगे ना, ठीक है, कि भाई इनको इतना साल लग गया, इतना साल लग गया, ठीक है, ओके, लग गया। वो मार्गदर्शन के कारण होता है। इस पूरी तैयारी जो आप तैयारी करने जा रहे हैं, इसके 4 मंत्र हैं, 4 स्टेप हैं। मैं हर क्लास में बताता हूं। चाहे हिस्ट्री पढ़ो, आप ज्योग्राफी पढ़ो, आप जो भी पढ़ो, सिलेबस की भी बात करूंगा आपसे मैं। 4 मंत्र हैं इसके, वो सभी को ध्यान रखना है। केवल अभी नोट करिएगा, इसको मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। हिस्ट्री पहला, चार मंत्र कर लीजिए आप इसको। पहला है आपका पाठ्यक्रम। पहला है आपका पाठ्यक्रम, सिलेबस, ठीक है, सिलेबस। और आप एक शब्द सुनते होंगे PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, 5 साल के, 10 वर्षों के, है ना, जो पूछे विगत प्रश्न है, ठीक है। हमारी तैयारी किस दिशा में जाएगी ये क्या तय करता है? सिलेबस और PY। कोई कितना भी कह ले, आप समझ लो कि आपकी तैयारी का संविधान यही है। सब कुछ होता है सिलेबस और PYQ में। बस ये होता है कि PYQ समझने के लिए आपको उस विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मेरे कहने मात्र से पकड़ नहीं हो जाएगी। सिलेबस समझने के लिए भी अनुभव होना चाहिए। कोई कह देता कि नहीं सिलेबस पढ़ लो, आप बेशक पढ़ के भी आएंगे। जैसे आपके सिलेबस में लिखा हुआ भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास के प्रारंभिक परीक्षा में यूपी PCS की बात करें, पर IAS में भी यही लिखा हुआ है। केवल ये लिखने मात्र से सिलेबस क्लियर नहीं हो गया कि हमें क्या पढ़ना है और क्या। उन बच्चों को थोड़ा बहुत समझ होगा जो इतिहास पढ़ के आए हैं, बट हमने पहले कह दिया उन बच्चों से मैं विशेष बात करूंगा शुरू को 2-4-5 दिनों जो पढ़ कर आए हैं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ के आए, दोनों में बहुत अंतर है। तो ये आपको बताएगा किस दिशा में आपको जाना है। और
जब 15 महीने जो क्लासेस चलेंगे, 14-15 महीने, तो सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है? किसी भी विषय के पीवाईक्यू को जब चाहो आप एनालाइज कर लो, वो एबिलिटी हासिल करना, वो इंसाइट हासिल करना। दूसरा स्टेप क्या होता है जब हम पढ़ते हैं इसमें? वो होता है सोर्स, स्रोत। आवाज पहुंच रही है पीछे तक तो सुनते भी रहिएगा, आप आवाज से भी लिखिएगा, दिखाई ना पड़े तो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आधुनिक भारत से क्लास शुरू करूंगा, तो आधुनिक भारत हम कहां से पढ़ें? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी कह दिया जाए कि एनसीईआरटी, तो बच्चे क्या करेंगे? 8वीं वाली एनसीईआरटी और 12वीं वाली एनसीईआरटी, 2 एनसीईआरटी हो गए, लगभग 250-300 पेज हो गए। फिर कोई कह देगा ओल्ड एनसीईआरटी, 400 पेज वहां हो गए। तो कहने के लिए 400 पेज है, इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ कि 600-700 पेज हो जाते हैं। केवल एनसीईआरटी कह दूं तो 1000 पेज हो गए। किसी ने कह दिया अरे नहीं, सारे टॉपर तो कहते हैं या कुछ कहते हैं स्पेक्ट्रम पढ़ लो, 1200 पेज वहां हो गए। सुन पा रहे हैं सभी लोग? 2200 पेज। आप एकदम कोर इलाहाबाद के हो तो कोई कह देगा पांडे जी की किताब पढ़ लो, तथ्यों को पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ लो। अब केवल सोचना है आपको पढ़ने के पहले। 2500-3000 पेज तो अभी हो गए केवल एक मॉडर्न इंडिया पे। आप केवल इस बेसिक तैयारी इसको मान लो और पढ़ना शुरू करो, तो इस 3000 पेज को कमांड करने में आपकी स्पीड मुझे नहीं पता, बट मैं अभी जिस स्पीड पे हूं, जहां 1 मिनट लगते हैं मुझे एक पेज को स्पेन करने में, आधा मिनट लगते हैं, कोई किताब इतिहास का हो, इस पेज में क्या है 10-20 सेकंड लगता है मुझे, अच्छा ये सब है, उसमें भी मुझे 1 महीने लग जाएंगे। तो जरूरी होता है बच्चों को इस बात को समझना कि क्या नहीं पढ़ें। मुझे नहीं बताना मैं क्या कह रहा हूं, आप कोई भी किताब BL ग्रोवर, LP शर्मा उठा लीजिए मॉडर्न इंडिया पे, आप जितना मैं बताऊंगा उससे डबल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे स्पेक्ट्रम में। तो फिर क्लास में क्यों आना है? पढ़ लेना वहां से। फिर 5 जगह से आप पढ़ेंगे तो पहला काम, यदि थोड़ी सी भी बात मेरी समझ में आ गई, इतिहास में क्या बदल जाएगा? अशोक को जो करना था करके चला गया, शेरशाह को जो करना था करके चला गया, प्रयागराज में न जाने कितनी प्रयाग प्रशस्ति यहां पे लगाई गई है, ठीक है ना? कुछ बदल जाएगा क्या? कुछ नहीं बदलना है। तो हम एक ही सोर्स को यदि बार बार पढ़ते हैं तो इंफॉर्मेशन भी याद हो जाता है, वो किताब छप जाता है, उसके इमेज बनने लगते हैं। तैयारी का मतलब क्या? जैसे पिक्चर के बहुत सारे सीन हमको याद रहते हैं, वैसे ही एक किताब और एक नोट जो मैं आपको तैयार कराऊंगा, इतनी बार पढ़ेंगे कि आपको क्लास नोट्स का इमेज याद होगा कि ये मेरे दाएं तरफ लिखा हुआ तो कॉपी में, कि बाएं तरफ ऊपर लिखा हुआ है कि नीचे लिखा हुआ है, ये इस किताब में था या नहीं था। इतनी बार पढ़ना है। इंफॉर्मेशन को जब तक हम विचार के स्तर पे नहीं लाएंगे ना, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के स्तर पे नहीं लाएंगे ना, तब तक हम मेंस में बहुत अच्छा नहीं करेंगे तो नौकरी कभी। तो अभी मैंने क्या कहा? सोर्स की अहमियत। मेरी बात से थोड़ा बहुत तो सहमत होंगे ना आप? अभी बस हमने एक बात रखी आपके सामने। क्या बात रखी आपके सामने? पढ़ने के तौर तरीके को लेकर हमने बताया आपको, ठीक है? लेखक का काम है किताब में लिखना, तो लिखने दीजिए, हमें क्या लेना है ये हमें डिसाइड करना है। मैं कोई एक फैक्ट भी बताता हूं, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, आप में से बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जिनको लग रहा है इतिहास की बेसिक जानकारी है क्लास में। आप में से कर्नाटक में 3 युद्ध हुए हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, कितने लोगों ने सुना है? बताइए एक बार। ठीक ठाक एक संख्या है। क्लास में हैदर अली मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 युद्ध हुए, कितने लोगों ने सुना है? ठीक ठाक एक संख्या है। क्या चारों युद्ध इक्वली महत्व रखते हैं? नहीं। तीसरा युद्ध टर्निंग पॉइंट था। यूपीएससी में क्या होता है, जो टर्निंग पॉइंट होता है उस पर ज्यादा ध्यान देना होता है। अब बच्चे क्या करेंगे, पहले युद्ध पे भी उतना ही सिर खपाएंगे जितना दूसरे युद्ध पे। एक झटके में आपका 25-30% इंफॉर्मेशन मैं गायब कर दूंगा। हम तीसरे युद्ध पे सर क्यों ना खपाएं जहां से टर्निंग पॉइंट है? पढ़ना सब होता है, बट कहां बढ़ाना है कहां घटाना है। बाकी पढ़ा के भी दिखाऊंगा आपको मैं, जिन बच्चों को नहीं पढ़ा है, ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। सोर्स मैंने भी क्लियर कर दिया आपको, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। मॉडर्न इंडिया मेंस के लिए क्लास नोट्स या
जो मुझे प्रोवाइड करना होगा अपने स्टडी मटेरियल मैं बताऊंगा आपको। यूपीपीसीएस में ज़्यादा कुछ सवाल है नहीं मॉडर्न इंडिया पे, बस वो सॉल्व हो जाएंगे आपके वैसे ही। और आईएएस में अच्छे खासे सवाल हैं, कम से कम 2-3 सवाल हर एक साल होते हैं, फुल गारंटी है उसकी भी। अपने साफ साफ कहा आप नहीं लिखेंगे तो कोई नहीं लिखेगा। ठीक, पहला इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेबस और पीवाईक्यू। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, सोर्स। 10 बार सोचना है, एक सोर्स को पकड़िए आप, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, टीचर से पूछिए आप, एक सोर्स को पकड़िए आप, कौन सा पढ़े, बट उसको 10 बार पहले पढ़िए आप। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जब हम पढ़ते हैं इसमें, कैसे पढ़ें। पहुंच गई बात आप तक, कैसे पढ़ें। कैसे पढ़े का मतलब पढ़ने का किसी विषय में क्रम क्या हो, पढ़ने का क्रम क्या हो, नोट्स कैसे बनेगा, इसमें याद कैसे रहेगा। ठीक है, अगला पड़ाव यही होता है ना। जैसे हम मान लो मॉडर्न इंडिया पढ़ने जा रहे हैं, कैसे किस क्रम में पढ़ें, कई तरीका हो सकता है पढ़ने का। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत के ही 4 तरीके होते हैं। बहुत लोग यूरोपियन कंपनियों के आगमन से पढ़ाते हैं, बहुत लोग मुगलों के पतन से पढ़ाते हैं, क्षेत्रीय राज्य से पढ़ाते हैं। इलाहाबाद उस समय अवध का हिस्सा हुआ करता था 18वीं सदी में, क्षेत्रीय राज्य में। और बहुत लोग मॉडर्न इंडिया जो है ब्रिटिश विस्तार से, बहुत लोग नहीं, इकलौता मैं पूरे हिंदुस्तान में। अंग्रेजों ने कैसे जीता हिंदुस्तान को, मैं यहां से शुरू करता हूं। कैसे पढ़ें, क्रम। नोट्स की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी मेगा रोल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। एक अच्छा सा नोट्स होना चाहिए, बहुत अच्छा बेस होना चाहिए आपका, तब जाके बात बनेगी। वो चिंता भी छोड़ दीजिएगा आप, धीरे धीरे आप इस बात को देख लेंगे, एक नोट्स बनता जाएगा मेरे साथ साथ। याद कैसे रखें, इसके कम से कम 3 स्टेज तो मैं आपको कराऊंगा यहां पे। पहला होता है डिटेल सिनॉप्सिस, दूसरा होता है शॉर्ट सिनॉप्सिस, तीसरा होता है राइटिंग, केवल याद रखने के। क्योंकि आप सब कुछ पढ़ लीजिए, याद ही नहीं तो एग्जाम होगा क्या आपका। सुन पा रहे सभी लोग, याद ही नहीं है तो किस बात की तैयारी फिर। सिंपल सिंपल सी बात है। चौथी बात, कितना याद है, अभ्यास। कितना याद है इसका मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस, अभ्यास। ठीक है, यदि आपको बहुत अच्छा याद है, आपने जो पढ़ा प्रैक्टिस में बहुत अच्छा करें तो एग्जाम में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। अभ्यास तो तब करेंगे ना जब बहुत ऑर्गेनाइज रहेंगे आप। एक समय क्या होगा, ठीक प्रारंभिक परीक्षा के 1.5-2 महीने पहले पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सब मैं अपने साथ करा के जाऊंगा आपको, मैं जो मैं कह रहा हूं ये सब यहां अभी इंप्लीमेंट करा के मैं जाऊंगा। टोटल आपको रियलाइज हो जाएगा कि हम इतना सा पढ़ते हैं उसमें भी इतना मिस कर जाते हैं, तो हम क्यों इतना पढ़ने के लिए परेशान हैं। चीजें इतनी साफ हो जाएंगी, आप इतना सा पढ़ते हैं और 100% परफॉर्म कर लेते हैं तो आपके लिए प्लान बी। अब आप क्या करें, थोड़ा सा और सुन पा रहे हैं सभी लोग ना। तो ये टेस्ट अभी का भी होगा, जब हम शुरू करेंगे तो हम कितना पढ़ते हैं, कितना ध्यान रहता है। और जब हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास के कई लेवल होते हैं। पहला क्या होता है, जो पढ़े वो हमें याद है। दूसरा क्या होता है, एग्जाम निकालने के लिए अभ्यास करना। सुन पा रहे हैं सभी लोग। जब हम उस लेवल पे ले आएंगे अपने आप को, और हमने क्या कहा, यूपीएससी से 2-4 कदम आगे नहीं रहोगे, पीछे पीछे रहोगे, तो कभी भी एग्जाम में बहुत अच्छा, यूपीएससी सरप्राइज करेगी ही करेगी। इवन अपने यूपी पीसीएस भी सरप्राइज करती ही करती है, ऐसा नहीं है। कहने मात्र पीसीएस का एग्जाम देने कहने से आसान हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एग्जाम में डेडिकेटेड लोग बैठे रहते हैं। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आसान नहीं है। यूपी पीसीएस में भी हर एक बार वो लोग बहुत अच्छा करते हैं जो आईएएस का एग्जाम दे रहे होते हैं। टॉप 100 में आधे से अधिक लोग तो वही होते हैं जो आईएएस का एग्जाम दे रहे होते हैं यूपी पीसीएस में भी, हर एक साल। मुझे अभी इधर रिसेंट, मुझे अभी बहुत ध्यान नहीं है, कुछ पुरानी बात है, मुझे लगता है 2-3 साल पहले एक मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल और जीएस का स्टूडेंट था कुंदन, उसकी 22वीं रैंक आई थी। ठीक ऑप्शनल वाला जब एग्जाम हुआ था,
उसके बाद से तो ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ पे ऑप्शन हटा दिया गया। 22वीं रैंक आई थी उसी बंधन की। IAS का वो 2 बार मेंस दे चुका था, है ना। ठीक है, वो उन बच्चों को थोड़ा बहुत ध्यान रहता है मुझे, जो पढ़ते रहे मुझसे आप। तो अभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको पढ़ना नहीं होगा हिस्ट्री ज्योग्राफी, पेपर लगाने होते हैं। अभ्यास के कई स्टेज होते हैं। पहला स्टेज जो पढ़ा हमें याद है, अगला स्टेज नई नई चुनौतियों को झेलना, ठीक है। उससे अगला स्टेज, इसके कई स्टेज होते हैं अभ्यास के, ये भी मैं आपको समझा दूंगा कि किस स्टेज पे हम माने थे कि दुनिया की कोई ताकत अब आपको इतिहास में झुका नहीं सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, जैसे अभी हमने कहा सिलेबस, जब भी हम पढ़ते हैं, कितने लोग आप में से हैं जिन्होंने IAS का सिलेबस कभी नहीं देखा है? क्लास में अभी मान के चलते हैं करीब करीब 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने IAS का सिलेबस कभी नहीं देखा है। अभी हमने क्या कहा, पहला फेज होता है सिलेबस। हम लोग UPSC या IAS की बात पहले करते हैं। हम सिलेबस की बात कर लें एक बार कि क्या है इसका पैटर्न एग्जाम के बारे में। मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं, जिन लोगों ने नहीं देखा आज आप लोग गूगल करके एक बार देख लीजिएगा, प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है। मैं काफी कुछ यहां बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो, सिलेबस में हम सब जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की हम लोग बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में जो हमें पढ़ना है, GS के अंदर एक GS का पेपर होता है और एक CSET का पेपर होता है। क्लियर सभी को? एक GS का पेपर होता है और एक CSET का पेपर होता है। GS में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? अलग अलग सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। मैं इतिहास पढ़ाऊंगा आपको, जैसे इतिहास से प्रश्न मान लो हमने बात की है ना, भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से सवाल होते हैं, राज व्यवस्था से सवाल होते हैं, पॉलिटी या संविधान से प्रश्न होते हैं, सामान्य विज्ञान से सवाल होते हैं, जनरल साइंस से, टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी का ना एक एक लाइन में डिटेल लिखा हुआ है। जैसे इतिहास में लिखा हुआ है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। UPPCS का भी यही सिलेबस है, IAS का भी यही सिलेबस है। मैं UPPCS का अलग से बात कर लूंगा, अभी फिलहाल हम एक जगह फोकस कर रहे हैं। जैसे दो नाव पे हम रखते हैं ना, फिर डाइवर्ट कर जाते हैं। अभी हमने क्या समझा है, किताब 6 बेशक हो, पढ़ना हमें एक है। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे इन सब्जेक्ट से। आप सब सुनते होंगे 10वीं तक की NCERT पढ़नी चाहिए, वो इन सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए कहा जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा NCERT के लेवल पे। यस, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, पीछे क्या हुआ छोड़ दीजिए। अब आज से आपकी गिनती शुरू है, काउंटडाउन शुरू है। कितना मेहनत करते हैं आज से, इनफेक्ट क्या कल, आज एक दिन और लिबर्टी है आपके पास। कल से जब हम सीधे टॉपिक में इन करेंगे, हम कितना आप अगले दिन रिस्पॉन्स देते हैं मुझे, ठीक है। वो क्लास से भी ले लूंगा मैं, टेस्ट पेपर से भी ले लूंगा। अब जैसे 100 प्रश्न इस विषय से पूछे जाते हैं। अब इतिहास में क्या पढ़ना है ये मैं बताऊंगा, भूगोल वाले सर बताएंगे, अलग अलग सर आपको बताएंगे, ठीक। आप में से ये पता है ना, जो प्रारंभिक परीक्षा में IAS के एग्जाम में लगभग 5 लाख से 6 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। ऐसे सुन लीजिएगा, इसका कोई रूल नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे कितना फॉर्म भरा जाता है। वैकेंसी IAS की कितनी आती है, लगभग आइडिया होगा 1000 के आसपास वैकेंसी आती है। 1000 के आसपास वैकेंसी जब आती है, यहां सुनिएगा, आप जा सकते हैं अभी, कोई बात नहीं, इस सबके भी नियम बनने वाले हैं अभी, ठीक है। 1000 के आसपास वैकेंसी आती है, ठीक है। तो लगभग 12 से 13 गुना रिजल्ट आता है। तो कितने रिजल्ट आएंगे, 13 से 14,000 रिजल्ट। 5 लाख में कितने लोग आएंगे, 13 से 14,000 लोग आएंगे। अब एग्जाम्पल देकर के मैं बताऊं, इस बार GS में जिन बच्चों का 38 प्रश्न सही था, 38 100 प्रश्न में या उससे कम, OBC में और कम, SC ST में और कम, फिजिकली डिसेबल में और कम, उनका प्रीलिम्स, सुन पा रहे हैं सभी लोग? आपको लगा बस 38 में ही हो गया प्रीलिम्स, इतना में तो हम कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पास भी नहीं करते हैं।
यही बात तो समझना कि तैयारी कैसे करनी है। केवल आंख बंद करके पढ़ना नहीं कि टीचर ने कहा हमने पढ़ना शुरू कर दिया। स्टेप बाय स्टेप उन बातों को समझना, स्ट्रैटेजी क्या होती है एग्जाम निकालने की। अभी हम जेआरएफ नेट के लिए पढ़े, स्ट्रैटेजी बदल देंगे। लेक्चरर बनने के लिए तरीका बदल देंगे। किसी और एग्जाम के लिए पढ़े, जब आईएएस के लिए पढ़ते हैं तो अलग मेथड है अपना। 38 प्रश्न। अच्छा, आप सबको पता है ना सीसेट क्वालिफाइंग होता है, आप इसके बारे में करिएगा इंटरनेट पे। इसमें जब आप पास कर जाएंगे तब आपका मेरिट बनेगा। यानी जिन जनरल बच्चों का 38 क्वेश्चन या उससे अधिक, 38 से कम ही था, 38 तो मैं ज्यादा बता रहा हूं आपको, ठीक है, उनका प्रीलिम्स इस बार हो गया था। पिछले बार की बात कर रहे हैं, अभी तो प्रीलिम्स होने वाला है, ठीक। वैसे पिछले 5 साल का मैं औसत आपको बताऊं, 5 साल का मैं औसत आपको बताऊं तो आप मान के चलिए कि 45 क्वेश्चन के आसपास या उससे नीचे ही प्रीलिम्स। अब कोई बच्चा सोचे कि इतिहास में 15 क्वेश्चन पूछा है और वो 15 के 15 सही कर लेगा, तो प्रीलिम्स निकालने के लिए नहीं सोच रहा है। वो इतिहास बताने के लिए पढ़ रहा है, इतिहास बनाने के लिए। कोई सोच रहा है इकोनॉमी में, ये आप पे निर्भर नहीं, क्या पता 15 के 15 बन भी जाएं। हो सकता है उसमें से 5 बने, हो सकता है उसमें से 10 बने, हो सकता है पॉलिटी में 10 में से 10 बन जाए आपका, ज्योग्राफी में से 15 बन जाए, हो सकता है 5 बने। जब पीटी निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि वो आइडियल नंबर क्या है। यहां बैठे हुए हर बच्चों को बस मैं इतना कहूंगा, आप ध्यान में रख लीजिए, हर बच्चों को यह ध्यान रखना है कि जब हमारी तैयारी कंप्लीट होगी तो हमारी यह हैसियत होनी चाहिए कि मैं 50 से अधिक क्वेश्चन सही कर पाऊं। नेगेटिव मार्किंग को हटाने के लक्ष्य हमेशा ज्यादा सेट करना चाहिए। तो आईएएस के एग्जाम में पहला स्टेज क्या होता है? प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव। उसमें कितने पेपर होते हैं? एक जनरल स्टडीज का पेपर और एक सीसेट का पेपर। सीसेट में आपको एक्सपर्ट बताएंगे, इसमें मैथ, रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग जो होता है, ये सारे पार्ट होते हैं। जो इससे एक्सपर्ट आएंगे वो बताएंगे। मैं बड़ा कमजोर हूं इसमें, जीएस के सेक्शन में तो कहीं भी कंफर्ट होगा, साइंस छोड़ करके, ठीक है। दोनों पेपर होता है, बट सीसेट का पेपर क्वालिफाई करेंगे और तब आपका 38 नंबर होता, तभी आप मेरिट में आ पाएंगे। जैसे आपका 55 हो गया जीएस में और पता चला इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए आप, तो आपका रिजल्ट नहीं हो। जो फाइनल सिलेक्शन होता है बच्चों का, जो रैंक आता है, जो आईएएस आईपीएस बनते हैं, उसमें पीटी के नंबर जुड़ते हैं क्या? नहीं जुड़ते हैं। यूपी पीसीएस में पीटी के नंबर जुड़ते हैं क्या? नहीं जुड़ते हैं। यानी फाइनल मेरिट से उसका कोई रिलेशन, ये भी ध्यान रखना आपको। इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है आप थोड़ा एक बार इंटरनेट पे जाकर के देख लीजिएगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा है। इतिहास वाला सेक्शन तो मैं सब आपको बता ही दूंगा। क्लियर? ये है हमारा पहला स्टेज। हम आते हैं अब स्टेज नंबर 2 पे। हम लोग बात कर रहे हैं प्योर आईएएस की, ठीक है। हम अब स्टेज 2 पर आते हैं। ये है रिटन एग्जाम। क्या है आपका? ये मेंस एग्जाम। देखो प्रतिस्पर्धा तो यही है। कितने नंबर के होते हैं? 1750 नंबर के होते हैं। 1750 नंबर में जिस भी बच्चों को 750 के आसपास नंबर आ जाए, पिछले 6-7 वर्षों में उसने इंटरव्यू दिया है। सुन पा रहे हैं सभी लोग? 1750 में कितने नंबर आ जाएं? 50 के आसपास उसने इंटरव्यू दिया है। 6-7 वर्षों का एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। आपको लग रहा है बस इतना ही कम नंबर? ये क्या है भाई? यही तो बात है। अब इस बात को समझेंगे। हम पढ़ते अलग तरीके से, हमें सोचने का तरीका थोड़ा चेंज करना होता है। अच्छा, ये तो वो नंबर हो गया जिस पे आप इंटरव्यू देंगे। जैसे मान लो 14,000 बच्चों ने मेंस दिया, 1000 सीट है, 14,000 में लगभग 2,500 बच्चे इंटरव्यू देंगे। 14,000 में कितने बच्चे इंटरव्यू देंगे? 2,500 के आसपास इंटरव्यू।
अच्छा, उस 2500 में किसी बच्चे को 750 है, किसी को 55 है, किसी को 60 है, किसी को 800 है, 810 है। यानी मेंस में जिसको कट ऑफ से ज्यादा नंबर, जितना ज्यादा नंबर, यदि किसी बच्चे को मान लो 825 नंबर है, वो केवल इंटरव्यू में जा करके थोड़ा अच्छा कपड़ा साफ वाफ पहन के जाके बैठ जाए और अपना जो पूछे उसमें यस नो बात करके भी चला आएगा। सर मैं ये नहीं जानता हूं, हाँ मैं ये जानता हूं, ये मुझे याद नहीं है, क्षमा चाहता हूं सर, मतलब 15 मिनट में अच्छे से केवल विनम्रता से बात करके आ जाएगा, तब भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कटअप से 75 नंबर ज्यादा वो लेके आ गया। कोई बच्चे 850 नंबर लेकर के आ गया तो टॉप 10 में तो वो आएगा ही आएगा। बात पहुंच पा रही है सभी लोगों तक? अब देखो इसमें पेपर कितने होते हैं, केवल जीएस के 4 पेपर होते हैं। ये सब्जेक्टिव होंगे, 3-3 घंटे की राइटिंग होगी इसमें। डिटेल सिलेबस आपको या तो कुछ ऐसा होगा सिस्टम तो मैं देख लूंगा, प्रोवाइड हो जाएगा आपको, या इंटरनेट पे देखिएगा। जीएस के 4 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। हर एक पेपर कितने नंबर का है? 250 नंबर का है। हर एक पेपर 250 नंबर के हो गए। ये कितना हो गया टोटल? 1000 नंबर के हो गए। यहां एक निबंध का भी पेपर होता है, ये 250 नंबर का होता है, यानी 1000 और 250 1250 हो गए। और यहां एक सब्जेक्ट भी होता है, एक वैकल्पिक विषय भी यहां होता है, सब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट होता है 500 नंबर का, 2 पेपर होते हैं, 4, 2, 6, एक 7 पेपर, टोटल 7 पेपर, 3 घंटे, 21 घंटे आपको राइटिंग करनी है पहले तो ये। ठीक, 2 पेपर और होते हैं जो क्वालिफाई करना होता है, हिंदी और इंग्लिश। टोटल कितने पेपर हो गए? 9 पेपर। हिंदी और इंग्लिश के नंबर ऐड नहीं होते हैं। इन 1750 में से आपको 750 या उससे ऊपर आएगा तो इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाएगा। एकदम बॉर्डर लाइन पे होंगे आप, ठीक है, तो इंटरव्यू में बहुत अच्छा करेंगे तभी आपका सिलेक्शन। यदि आप बॉर्डर लाइन पे हैं, 750 नंबर है आपको, इंटरव्यू में कम से कम आपको 212, 275 में लाना होगा, तब नीचे से फर्स्ट आएंगे आप। नीचे से फर्स्ट आना भी बहुत बड़ी बात होती है, उसमें नाम आ जाना ही बड़ी बात होती है। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? 275 नंबर। 275 में 212 रेयर ही किसी को आते हैं, 2, 4, 5 लोग होते हैं। क्लास के साथ साथ थोड़ी बहुत इंटरव्यू की बारीकियां भी आपको मैं बता ले जाऊंगा। क्लास शुरू करने का 2 मकसद है, एक मॉडर्न इंडिया आपको तैयार कराना, दूसरा पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में बात। हर स्टेज की तैयारी चलती रहती है, ऐसा नहीं होता कि वो रुकता है। जब इंटरव्यू आएगा तो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। पीछे जो हुआ अब तक हुआ, ठीक है, करीब करीब 2 साल आप अपनी तैयारी को दे दीजिए और ऐसा रिटर्न मिलेगा आपको जीवन भर के लिए कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपका गुणगान करेंगी। ठीक है, 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। टोटल क्या हुआ? 1750 और 275। मेरिट किस पे बनती है? जो फाइनली 2500 में कितने लोग आएंगे? 1000 लोग। इन दोनों का नंबर ऐड होगा। अब सोचो, जिस बच्चे ने 825 नंबर उठा लिया पहले ही, यानी 75 नंबर ज्यादा, यदि उसको इंटरव्यू में 125 नंबर भी आ जाए, एक बात मैं कह रहा हूं, तो लगभग वो सिलेक्शन के, मान लो उसको यदि 140 नंबर आ गया तो नीचे से उसका रैंक, जिस बच्चों का 825 और 140 आ गया तो उसका रैंक आ गया, 212 क्रॉस कर गया नंबर। ये बात समझ में आ रही सभी को? तो अब देखो, पीटी में भी आप अपियर होंगे बट उसका नंबर ऐड नहीं होगा, मेंस में भी आप अपियर होंगे बट उसका नंबर ऐड होगा। मेंस में आप अपियर होंगे बट सब कुछ आपके हाथों में, तो आपके हाथों में क्या है? मेंस। अब मेंस में जितना अधिक नंबर ले आओगे उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। ठीक है, ये तो बस मैंने आपको एक स्टेज बता दिया। ऐसे ही मैं यूपीपीसीएस के बारे में भी कल परसों कभी बता दूंगा आपको मैं।
ताकि उन बच्चों को भी आइडिया रहे कि हाँ यूपीपीसी में सिलेबस आप देख लीजिएगा एक बार, वरना मैं सिलेबस आपको ऑनलाइन अवेलेबल भी करवा दूंगा एक बार। ये देखो ये सिलेबस हैं आपके। एक छोटी सी बात और, ठीक है, एक छोटी सी बात बस और शेयर करूंगा आपको मैं, और उसके बाद कुछ होगा तो आपकी बातें भी ले लूंगा मैं, ठीक है। जब हम तैयारी शुरू कर रहे हैं ना, एक बात और ध्यान में रख लीजिएगा, इस एग्जाम को डिफिकल्ट बताया जाता है। मानते हैं ना सभी लोग ये एग्जाम डिफिकल्ट है? यस, इसमें कोई डाउट नहीं। जो जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे सहवाग का एग्जाम्पल दिया, जब समझ जाओ आईएएस और पीसीएस में, एग्जाम्पल याद रखिएगा। भाई 10 कदम चलना है, अब 7 कदम चल चुके हैं और 8 कदम में सिलेक्शन, तो एक ही कदम चलना है ना। हम पहले कदम पे ही लड़ रहे हैं, तो 7 कब चलेंगे हम? ठीक है, तो मैं हर बात का एक एग्जाम्पल रख रहा हूं आपके सामने। दोबारा आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, आप देखिएगा, एग्जाम्पल पकड़े रहिएगा आप। समस्या है तो एग्जाम्पल को अप्लाई करिए। लर्निंग एक प्रोसेस है, रातों रात घटना नहीं। आप एग्जाम्पल देखिए ना, बाइक हो, कुकिंग हो, म्यूजिक हो, कौन सीखा है रातों रात किसी एक चीज को? डिफिकल्ट है, यस। आप याद करिए कि आपने जो ग्रेजुएशन दिया है, एग्जाम दिया है आपने, 3 साल में ग्रेजुएशन पास किए होंगे मैक्सिमम लोग। अब तो 4 साल वाली पीढ़ी आएगी इसके बाद। मोटे तौर पे मान लीजिए आप 8-10 पेपर आप देकर के आए होंगे आप एग्जाम में। यस, पेपर दिया होगा ना, हर एक साल 2-3 पेपर, 2-3 पेपर। अच्छा, एक पेपर दूसरे पेपर में गैप भी रहता होगा। यस, क्वेश्चन भी क्लियर रहते होंगे पहले से क्या पूछने वाला है। चलिए, सब कुछ मान लीजिए आप 10 पेपर आपने दिया और आपसे कहा जाए कि नहीं 5 दिन में सुबह शाम आपको ये 10 पेपर देने। सुन पा रहे हैं सभी लोग? जैसे कभी भी लगे ना डिफिकल्टी लेवल, एक होता है सुनना और एक होता है महसूस करना। मैं एग्जाम्पल कभी भी कोई दूंगा तो आपको एहसास करा के जाऊंगा। आप केवल कल्पना करिए, मुझे एक बार में एग्जाम देना होता तो मेरा क्या होता। आज आपको 60% नंबर आया है तो आपको 40% ही नंबर आते हैं। अब कल्पना करिए कि लगभग जैसे आप एक सब्जेक्ट से करके आए ना, आप कल्पना करिए करीब करीब वैसे 6-7 सब्जेक्ट का 12th और ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी, और आपको 5 दिनों में लिख करके आना है। आप केवल घर में जाकर बैठ के सोचेंगे ना, आज आपको 70% आया ग्रेजुएशन में, 12th में, सोचो आपको 6 विषय में 12th करना हो तो वो 40 ही आएंगे, 35 ही आएंगे, वो भी तब जब दिन रात एक। आप ये मान लो कि आपको 5-6 विषयों में 12th और थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी। जब कभी लगे डिफिकल्ट बहुत है तो किस लेवल का? सुन पा रहे हैं सभी लोग? किस लेवल का डिफिकल्ट है ये यूपीपीसीएस आईएएस? अच्छा, ये पीटी के लिए नहीं है इतना डिफिकल्ट, 4 में कनेक्ट करना होता है, ये मेंस के लिए डिफिकल्ट। कोई बात नहीं, स्माइल करना है क्लास में। फोन ले लिया तो कोई बात नहीं, फिर भी स्माइल करना है क्लास में। स्माइल सबके चेहरे पे रहना चाहिए। तैयारी कैसी चल रही है ये पता चलता है कि प्रति सेकंड हमारा स्माइल कैसा है। हम कितनी दूरी की यात्रा कर रहे हैं प्रति किलोमीटर से तय होता है, और तैयारी कैसी चल रही है प्रति आवर हमारा स्माइल। सुन पा रहे हैं सभी लोग? सहजता होगी तो स्माइल आएगा चेहरे पे। ये ध्यान रखिएगा, डिफिकल्टी लेवल आप सब। बट शुरू में हमने कहा हर बैकग्राउंड के बच्चे करते हैं। अब बच्चों को लगता है कि नहीं 80% तो आने ही चाहिए, वो उसी दुनिया में रहते हैं, बस दुनिया बदल जाएगी थोड़ी इसमें। समझदार बच्चे समझ जाते हैं थोड़ा सा, हमें औसत तैयारी करनी है, रिसर्च नहीं करना है।
बस वो बातें याद रह जाए और टाइम पे उसको हम डिलीवर करके तो सिलेक्शन हो जाता है। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं हमें तो बस गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, तो बागी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहे होते हैं, वो यूपीएससी नहीं होता उनका। जो गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहते हैं यूपीएससी में पढ़ाएंगे आगे चल करके। ये है डिफिकल्टीज लेवल। कभी कभी आपके मन में आता है कि भाई रिजल्ट अच्छा बुरा, बहुत सारे, एक बार हमने अपने इलाहाबाद की एक संस्था है उनके मन से ही कभी एक बार बीएचयू में क्लास लिया था, करीब 78 बच्चे थे उसमें, मुझे याद है उसमें 50-60 बच्चे बीटेक और एमटेक के थे। और जो हमने क्लास ली थी वहां पे हमने परफॉर्मेंस देखा था, मैं जो पढ़ाता था ना बीटेक और एमटेक के बच्चे थे, और हमने क्लास में रिपीट करवाया। अच्छा बताओ मैंने क्या पढ़ाया, बच्चे आकर के क्लास में रिपीट कर देते थे पिछली क्लास। उस दौरान काफी इंटरेक्शन हुआ। फिर मैंने पाया ये जो आईआईटी वाले बच्चे होते हैं ना, ये क्या होता है कि 2 साल तो पहले तैयारी करते हैं, 11-12 बहुत मेहनत करते हैं, फिर 2 साल प्रेप करते हैं, 3 साल लगभग वहां हो गया, 4 साल फिर बहुत पढ़ते हैं, 7 साल हो गया। अब नौकरी उनको 1-2 लाख महीने के मिलने वाली, इसको छोड़ के आईएएस के पीछे पड़ जाते हैं। एक अलग तनाव है कि 2 लाख रुपया हमारा जा रहा है, एक्सपीरियंस जा रहा है। डिफरेंट कुछ भी नहीं है, बट उनका डेडिकेशन अल्टीमेट होता है। पर सोचिएगा कि आईआईटी वाले बहुत ब्रिलियंट हैं और आप नहीं, नहीं नहीं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बट उनका डेडिकेशन अल्टीमेट होता है। और 6-7 सालों में उनकी हैबिट पड़ गई। आपके सब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जो खूब मेहनत करके पढ़ते आ रहे हैं, आपको अच्छा फायदा मिलेगा आपको इसका। बट जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, बस पीछे नहीं जाना है, जो पढ़ के आए उनको भी यही पढ़ना है, जो नहीं पढ़ के आए उनको भी यही पढ़ना है। जितने बच्चे क्लास में हिस्ट्री से ग्रेजुएट करके आए हैं, 1% भी उनको उसका लाभ नहीं मिलने वाला है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। सब जीरो पे। इवन मुझे मेरे ग्रेजुएशन का लाभ नहीं मिलता है। पॉलिटिकल साइंस से पढ़ के आए तो थोड़ा बहुत, तो वो बस उतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। तैयारी एक अलग चीज है, उसके लिए एक अलग तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है, तो डिफिकल्टीज लेवल को आप ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो हमने बताया आपको। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस और मॉडर्न इंडिया पे हम कल बात शुरू करेंगे। आपके जनरल जितने सवाल हों, जैसे कोई पूछता कितने घंटे पढ़ने चाहिए, बहुत सुना होगा आपने। पढ़ाई में मजा आना चाहिए, पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए हाथ से। पढ़ने के अलावा किसी और काम में मजा आ रहा है, फिर कैसे सिलेक्शन होगा? चाहे आप 4 घंटे पढ़ो या 6 घंटे पढ़ो। अब मैं घंटों में नहीं पढ़ाई को देखता हूं। सुन पा रहे हैं सभी लोग? आउटपुट ओरिएंटेड पढ़ाई होनी चाहिए, घंटों में नहीं। अखबार कैसे पढ़ें, मैगजीन कैसे पढ़ें, ऑप्शनल कैसे चुने, आईएएस देना है तो नहीं देना है तो, है ना। जितने जनरल सवाल होंगे सारे सवालों को मैं टेकअप कर लूंगा। बस आज एक मुलाकात हो गई हमारी आपकी, एक बातचीत शुरू हो गई हमारी आपकी। ठीक है, और हम चर्चा कल हम लोग हिस्ट्री के सिलेबस और कल टॉपिक पे भी आ जाएंगे। थोड़ा और गाइड कल क्या क्या आप कर सकते हैं, घर से करके आना हो तो थोड़ा बहुत वो गाइड कर देता हूं मैं आपको। देखिए, क्लास हम लोग मॉडर्न इंडिया की पढ़ रहे हैं। ठीक है, आधुनिक भारत पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और कल मैं आपको इसका पीटी का सिलेबस और मेंस का सिलेबस दोनों बताऊंगा। ठीक है, सुन पा रहे सभी लोग? पीटी और मेंस दोनों बताऊंगा कल मैं आपको सिलेबस इसका। ठीक, एक सोर्स की बात होती है, कहां से पढ़ना है। हमने अभी साफ साफ अभी कहा आपको, एग्जाम के लिए क्लास नोट्स आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी, यूपी हो या आईएएस का एग्जाम। अभी कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? नहीं है ना, तो क्लास नोट शुरू हो जाएगा आपका। क्लास नोट्स के साथ एक रेफरेंस बुक, एक रेफरेंस बुक, कोई भी एक रेफरेंस बुक हो सकता है। आपने पहले से कोई किताब पढ़ रखी हो तो आपको चेंज करने की जरूरत, मुझे कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं कि ये मत पढ़ो ये मत पढ़ो, क्योंकि तैयारी खुद में कवर करके जब चल रहा हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ता आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। किसी ने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, किसी ने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रखी है, किसी ने स्पेक्ट्रम पढ़ रखा, किसी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोई किताब, किसी ने बीएल ग्रोवर पढ़ रखा। जो पढ़ रखा है आपने, मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला हूं। बस
यदि आपने 3 किताबें पढ़ रखी हैं तो आप अपने चॉइस से टॉस कर लीजिएगा, आपको एक पे रहना है। 3 का जमाना गया। आपको बहुत पढ़ना है, 6-7 विषयों में 12th पास करना है। ठीक समझ में आ रही है बात? किसी एक हिस्ट्री की तैयारी नहीं करनी, इसलिए आप, और नहीं आपके पास कोई चॉइस है, सपोज दैट मैं हर एक क्लास में विपिन चंद्र की किताब बच्चों को कहता हूं पढ़ने के लिए। विपिन चंद्र की किताब है आधुनिक भारत। विपिन चंद्र की किताब है आधुनिक भारत। ठीक है, ये ओल्ड एनसीईआरटी के रूप में भी आते, इसको कहते हैं पुरानी, हमारे समय की एनसीईआरटी थी। तो कितना सही, हम लोग ओल्ड मॉडल हैं। हमारे समय में यही एनसीईआरटी चलती थी, ओल्ड एनसीईआरटी। आप लोग खान सर वाले युग के हो, न्यू मॉडल हो, है ना। अब न्यू एनसीईआरटी चलती है। बट आप बोलोगे ना एक किताब, जैसे मैंने कैसे जालियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट की घटना कहीं भी 5 किताब में वही मिलनी है, बट रॉलेट एक्ट के पीछे के कॉन्सेप्ट 5 में कहीं नहीं मिलेगा उतना जितना मैं बताऊंगा। तो क्यों ना हम एक ही से पढ़ लें, हम पढ़ना चाहें तो, बट वो कॉन्सेप्ट तो मैं बताऊंगा आपको, मुख्य परीक्षा की बात करें, है ना। ये किताब मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, आधुनिक भारत। एनसीईआरटी वाली फॉर्म में भी आती है और किताब वाले फॉर्म में भी आती है। किसी भी दुकान पे जाएंगे, इलाहाबाद काफी समृद्ध है पत्रों के मामले में। ये वाली किताब है बच्चों के पास, है ना, कोई भी ले सकता है। थोड़े बहुत प्रिंटिंग एरर वगैरह से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कब कितना पढ़ना वो सब मैं बताऊंगा, बट ये किताब आप रख सकते हैं। केवल मेरे साथ चलना है तो लग रहा आपको तो, है ना। मैं क्यों पढ़ने के लिए कहता हूं, पढ़ने के लिए इसलिए नहीं कहता हूं कि मुझे कोई आपको नोट्स बनाने हैं वहां से। इतिहास के जितने औपचारिक शब्द हैं ना मॉडर्न इंडिया के, वो सब सीख जाएंगे आप। मैं क्लास को ना बहुत सरल करके आपको पढ़ाऊंगा, क्लास को मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको पढ़ाऊंगा। सुन पा रहे ना सभी लोग? जब मैं सिंप्लीफाई करके आपको पढ़ाऊंगा तो कुछ औपचारिक शब्द होते हैं हर विषय के, इकोनॉमी के, संविधान के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, वो आपको आने चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैं हिंदी के भी जितने टेक्निकल टर्म होंगे इंग्लिश में भी यूज कर लूंगा। 25-50 इतिहास से मान लो साम्राज्यवाद है, इंपीरियलिज्म, उपनिवेशवाद है, कॉलोनियलिज्म, कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं इसके भी अपने। दूसरा, मॉडर्न इंडिया के बहुत बड़े लेखक में एक है विपिन चंद्र। तो कैसे वाक्य रचना कैसे लिखते हैं, किसी टॉपिक को स्टार्ट कैसे करते हैं, अंत कैसे करते हैं, जब आप पढ़ने लगेंगे तो अब तक आपने चाहे जो भी पढ़ा हो, मैं आपको अब सिखाऊंगा। बंद कर दीजिएगा उसको, बाहर से भी, है ना, मतलब जरूरी के लोग ही आएंगे जाएंगे, है ना, मतलब क्लास के बीच में जरूरी वाले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रबंधन वाले। उनसे मुझे, मैं देख नहीं रहा था, आप देख रहे थे बीच बीच में उनको। रूल तो रूल है, सब पे लागू होगा, है ना। तो जैसे वाक्य रचना, बहुत लोगों की अशुद्धियां होती हैं लिखने में, वो ठीक हो जाएगा आपका। फिर जब आपको क्लास नोट्स मान लो किसी एक टॉपिक पे याद है, तो किताब पढ़ने के ना बहुत सारे अलग एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए आपने किताब पढ़ा, सपोज बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ते होंगे, मान लो कोई एक युद्ध पढ़ा, टीपू सुल्तान को भाई हरा दिया कॉर्नवालिस ने, 3 करोड़ 30 लाख रुपए हरजाने के रूप में देने पड़े, उसके 2 पुत्रों को बंधक। मतलब मैं क्लास में बहुत हिसाब से बताऊंगा। किताब पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा जानकारी आपको वहां पे इस तरह की, बहुत जरूरी का नहीं है, पर जब बार बार पढ़ेंगे एक ही चीज को तो सब याद हो जाता है। इसलिए भी मैं रिकमेंड करता हूँ, कोई स्टेटमेंट आ गया, कभी कुछ आ गया, एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे ना तो वो चीजें सब याद। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक पढ़िए। अच्छा, ऑप्शन मैंने दे दिया, आप किसी ने स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है तो आप उसको पढ़िए। दोबारा पूछने मत आइएगा सर कि मैं स्पेक्ट्रम पढ़ूं कि विपिन चंद्रा पढ़ूं। किसी ने एलपी शर्मा पढ़ रखा हो तो आप उसको पढ़िए। आप फ्री हैं, आपकी तैयारी पे इतना भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपने 5 किताबें पढ़ रखी हैं तो आप तय कर लीजिएगा कौन सा एक पढ़ना है, वो भी आप फ्री हैं। मुझसे पूछने मत आइएगा, मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा पढ़ लीजिए आप। अब आपको लगा सर ने कहा ये नहीं पढ़ूंगा, तैयारी में बहुत फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्लास के बाद एक किताब आपको रखनी है पढ़ने के लिए, जरूरी है बस। इतिहास कोई नहीं बदल देगा, न दत्त चौधरी मजूमदार बदल देंगे, न सुमित सरकार बदल देंगे, न विपिन चंद्रा, न शेखर बंदोपाध्याय, न बील ग्रोवर,
ना इग्नू की किताब है, ना आर एल शुक्ला, ये सब मॉडर्न इंडिया के लेखक हैं। कोई नहीं बदलने वाला इतिहास। एक सोर्स आप रखिएगा, ठीक। चलते चलते एक छोटी सी बात और ऐड कर देता हूं मैं। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका आईएएस प्री में लिखा होगा कि आपको ये पढ़ना है। ठीक, मॉडर्न इंडिया क्लास में शुरू कर रहा हूं। ये किस चीज का सिलेबस है? पीटी का सिलेबस है। इसका इतिहास का सिलेबस है। इसका सिलेबस है, ये इतिहास का सिलेबस है। यहां बैठे हुए हर स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि 10वीं तक सब पास करके आए हैं। भारत का इतिहास सब 3 हिस्सों में पढ़ते हैं ना हम लोग। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब ये 3 हिस्सों को पढ़ लेना, कोई भी बच्चा चाहे तो पढ़ लेगा अपना भाई, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। आप प्रायः सुनते होंगे, बहुत लोग कहते होंगे कि कल्चरल हिस्ट्री पढ़ लो, सांस्कृतिक इतिहास पढ़ लो, सांस्कृतिक इतिहास पढ़ लो। बहुत लोगों ने सुना है ना? नहीं सुना तो कोई बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप एकदम फ्रेश हैं। पीटी में सांस्कृतिक इतिहास जैसा कोई शब्द ही नहीं आया है, ठीक। अच्छा, हमने यहां तक पढ़ लिया, मान लो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, जितने टॉपिक सब हमने तैयार कर लिए 1947 तक। और जब आईएएस का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये 1991 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को भी कवर करते हैं। अब केवल सिलेबस पढ़ करके हम 91 तक नहीं पढ़ सकते हैं। ये PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ में आता है। और क्वेश्चन पेपर देखोगे तो देखोगे आप, करंट अफेयर्स के भी सवाल पीटी में पूछे जाते हैं। यानी इतिहास से यदि 15 प्रश्न पूछे जाते हैं तो केवल प्राचीन, मध्य और आधुनिक नहीं, बल्कि 47 के बाद की भी कुछ घटनाएं हैं। 13 टॉपिक है, 14 टॉपिक। हर 1-2 साल में उससे कोई एक सवाल पूछा जाता है पीटी में। और करंट अफेयर्स की घटना इतिहास से संबंधित। अब केवल सिलेबस पढ़ें, अब PYQ पढ़ने से ये बात समझ में आती है। अब किसी बच्चे को क्या लगेगा कि किससे कितना पूछा जाएगा, ये यूपीएससी के हाथ में है। प्राचीन से ज्यादा होंगे कि मध्य से, कि आधुनिक से, कि किससे ज्यादा होंगे, ये किसके हाथ में है? मैं पूरा सिलेबस डिटेल में आपको बताऊंगा, बस अभी सामने इसलिए रखा कि सिलेबस क्यों जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, यहां पे प्राचीन काल में मान लीजिए 10 टॉपिक हैं। पाषाण काल ऐसे करके शुरू करें, 10 टॉपिक है मोटे तौर पे। एक बहुत लोकप्रिय टॉपिक है मौर्य काल, आप सभी लोग नाम जानते होंगे, एटलीस्ट नाम तो सब जानते होंगे मौर्य काल। जब हम 10 टॉपिक पढ़ते हैं तो हर एक टॉपिक को 4 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास। एक बार हम ये सिस्टम समझ जाएंगे ना क्या है, 10 का 10 टॉपिक और मध्यकाल का 4 टॉपिक इसी सिस्टम पे पढ़ना है आपको, क्यों सॉल्व होगा। राजनीतिक इतिहास में क्या पढ़ते हैं? तो लड़ाइयों के बारे में, वंशों के बारे में, प्रशासन के बारे में, उत्थान के बारे में, पतन के बारे में, किसी का राजनीतिक इतिहास हो, ये 5 एजेंडा पढ़ते हैं। हर चीज का एक सिस्टम है। सांस्कृतिक इतिहास में क्या पढ़ते हैं? अब मान लो प्राचीन काल से पीटी में 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक। 5 प्रश्न में कम से कम 3 प्रश्न केवल सांस्कृतिक इतिहास से पूछे जाते हैं हर एक साल। सुन पा रहे हैं सभी लोग? एक जस्ट एग्जाम केवल। और जब केवल 3 सवाल पूछा जाता था, 2 सवाल पूछा जाता था प्राचीन काल से, तब भी सारे सवाल सांस्कृतिक, राजनीतिक से भी पूछे जाते हैं, आर्थिक से भी, सामाजिक से भी। सिलेबस क्या करता है? पूरा प्राचीन भारत का इतिहास पढ़िए आप। क्वेश्चन पेपर क्या कहता है? सांस्कृतिक इतिहास से सर्वाधिक सवाल। तैयारी पूरा करिए और इस पे मेहनत बढ़ा दीजिए।
इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब संस्कृति से इतने ज्यादा सवाल क्यों पूछती है यूपीएससी? सांस्कृतिक इतिहास को आप रोज अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं। हम सब रुपये का प्रयोग करते हैं ना, 10, 20, 50, 100, 200, 500, सब रुपये पे कोई ना कोई एक आर्किटेक्चर बना हुआ है। किसी पे कोणार्क मंदिर बना हुआ है, किसी पे सांची का स्तूप है, किसी पे लाल किला है, किसी पे हम्पी है, किसी पे रानी का बाव है। अभी आपसे पूछा जाए 50 रुपये पे क्या बना हुआ है, कितने लोग बता पाएंगे? देखो ज्यादा नहीं, 4-5 लोग हाथ उठा रहे हैं 500 में। सुन पा रहे हैं सभी लोग? हर चीज का लॉजिक है, सिस्टम है कि यूपीएससी यहां से ही क्यों पूछती है। राजनीतिक से भी सवाल होंगे। सिलेबस क्या कहता है? भारत का इतिहास। हो सकता है यूपीएससी से एक भी ना पूछे, इसी से 5 पूछ ले। अब कोई बच्चा गेस करके गया कि मुझे यहां पढ़ के जाना, तो फंस गया वो। सिलेबस इसलिए जरूरी है कि क्या पढ़ना है, बट संस्कृति से ही ज्यादा क्यों सवाल? ये बहुत अच्छे उत्तर है, बहुत सारे उत्तर है मेरे पास। एक प्रमाण तो मैंने आपको दे दिया अभी क्लास के सामने। हम रुपए का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कौन कौन से हमें नहीं पता, जबकि आमतौर पे कोई भी थोड़ा देख ले तो ध्यान हो जाए उसे। आते जाते इलाहाबाद में कई, मान लो अकबर का फोर्ट है, संगम है। अब देखो कुंभ मेला का आयोजन होता है, यूनेस्को का नाम सुना है ना आपने? यूनेस्को में क्या करती है? दुनिया के संस्कृति का संरक्षण करती है। एक मूर्त होता है और एक अमूर्त होता है। जब बात करूंगा मैं आपसे थोड़ा बहुत समझा दूंगा। कुंभ मेला को अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है। हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है और कुंभ होता है यहाँ पे। यहाँ रहने वाले कोई ऐसा छात्र नहीं होगा जो कुंभ में स्नान न किया हो, गंगा घाट न गया हो। मुझे भी मौका मिला एक महाकुंभ में स्नान करने का, यहाँ था उस समय, क्लासेस चल रही थी हमारी, मुझे याद है काफी रस था। देखिए बहुत मुश्किल से मतलब आना जाना ट्रेवल हो पाता था उसमें। अब देखो यूनेस्को ने अमूर्त लिस्ट में उसको शामिल किया है। पूरी दुनिया, कोई भी इलाहाबाद घूमने आएगा ना, दुनिया का कोई भी प्रयागराज घूमने आएगा ना, तो वो देखेगा एक बार प्रयागराज में कौन कौन सी यूनेस्को के लिस्ट में है। हम आप जाने या ना जाने, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि जो कुंभ है प्रयाग में, जो ठीक है, वो अमूर्त विरासत में उसको शामिल। आते जाते आप चंद्रशेखर आजाद पार्क हो गया, इलाहाबाद का म्यूजियम है, बहुत कुछ आप यहाँ पे देखते होंगे। संगम की अपनी पौराणिक मान्यता है। रोजमर्रा के जीवन में आप देखेंगे रोज कुछ ना कुछ ऐसा दिन नहीं है जब हिंदू परंपरा के हिसाब से बात करें, कोई ना कोई तिथि, कोई ना कोई त्यौहार। अभी आपने देखा होगा वैशाख पूर्णिमा मनाया गया था कुछ दिन पहले, याद है सभी को? 22-23 मई के आसपास की बात है, 23 मई को। अब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध का जन्म और बुद्ध को शरीर त्याग, पूरे साल में इतने त्यौहार और उत्सव हैं। होली है तो कभी दीपावली है, ठीक है, कभी दशहरा है, कभी रामनवमी है। आपने देखा होगा अभी अयोध्या में 22 जनवरी को धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब जब भगवान राम की बात होगी तो विष्णु के अवतार की बात होगी, रामायण की बात होगी, नागर शैली के मंदिर की बात होगी। अखबार भरे पड़े थे नागर शैली से, विष्णु के 10 अवतारों से, मूर्ति कला से, स्थापत्य से। आपको लग रहा है कि आप किताब में पढ़ने जा रहे हैं, नहीं। हमें बस थोड़ा अवेयर हो जाना। अच्छा, संस्कृति का मतलब इन सब चीजों को देखना है सिस्टमैटिक तरीके से, इसलिए जरूरी होती है पढ़ाई, ताकि आपका देखने का एक नजरिया विकसित। तो पहला स्टेज है हमारा सिलेबस। जस्ट हमने स्टार्ट कर दिया है सिलेबस पे बात करना आपसे, ठीक है। हम आपसे एक बार सिलेबस पे बात कर लेंगे और जितने सवाल होंगे जनरल भी आप मुझे बताइएगा। मुझे लगता है आज हम लोग का ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा साउंड वूंड का सिस्टम थोड़ा और बेटर एक बार देख लीजिएगा कल से, है। तो गले पे आज थोड़ा दबाव महसूस कर रहा हूँ मैं भी। कोई सवाल आपके मन में है क्या वैसा जो आपको लगता हो पूछने के लिए? हाँ बोलिए। देखो आधुनिक इतिहास से ही क्लास की शुरुआत क्यों हो रही है, ठीक, मैं उसका रीजन देता हूं। संविधान का सुना है आप लोगों ने? संविधान के बारे में थोड़ा बहुत? कब लागू हुआ था संविधान? 1900 कब लागू हुआ था? संविधान 1950 में बना। तो
संविधान बनाने वाले कौन थे? ज्यादातर राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने ही संविधान के किसी प्रावधान पे आप हाथ रखो, आप अभी रखो, उसका उत्तर आधुनिक इतिहास देगा। पॉलिटी वाले सर देंगे, हिस्ट्री वाले सर भी दे सकते हैं। संविधान विकास तो बहुत छोटी सी बात है, वो तो बच्चों वाली बात होगी। मैं तो कह रहा हूं संविधान के किसी भी प्रावधान पर हाथ रखो, ये क्यों, तो इसका उत्तर कौन देगा? 1950 से पहले की घटना है। आप कभी भी रख करके मुझसे बात, पॉलिटी वाले सर बताएंगे अपनी जगह, मैं भी बहुत आराम से बता दूंगा। ठीक, ऐसा नहीं केवल आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत भी, उत्तर केवल इतिहास देगा। जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे, इकोनॉमी पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई, संविधान कैसे काम किया, लोकतांत्रिक सिस्टम कैसे काम किया, विदेश नीति कैसे काम की, केवल मेरी क्लास होते होते सबकी बेस आपके सामने। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे आप भू राजस्व बंदोबस्त पढ़ेंगे, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, माहलवारी। आपने क्या पता, आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। अब जो कुछ नहीं पढ़ा होगा वो मैं बताऊंगा। 15 अगस्त 47 में अंग्रेजों ने जब भारत को छोड़ा तो कृषि के क्षेत्र में भारत कहां था? तो जब अब नई सरकार बनेगी तो पॉलिसी कृषि के क्षेत्र में उसकी क्या होगी? नेहरू की नीति क्या होगी? एग्रीकल्चर पॉलिसी, लैंड रिफॉर्म, जमींदारी सिस्टम एबॉलिश। सुन पा रहे हैं सभी लोग? तो हिस्ट्री एक ऐसा मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहते हैं। एंशिएंट से भी शुरू कर सकते हैं, मैं मेडिवल से भी कर सकता हूं, वर्ल्ड से भी, कहीं से भी शुरू कर सकता हूं, अभी के अभी। सुन पा रहे हैं सभी लोग? कभी से, कहीं से भी मैं शुरू कर सकता हूं। बट मॉडर्न इंडिया में क्यों लेता हूं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि दूसरे विषयों में इसकी पैठ होती है। दूसरा रीजन मैं बताऊं आपको क्यों लेता हूं। मॉडर्न इंडिया के लगातार नेताओं के बारे में सही या गलत, आप पढ़ो या ना पढ़ो, कुछ ना कुछ आप जानते रहते हैं। सच्चाई है कि नहीं है? झांसी की रानी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, गांधी जी हो, कुछ ना कुछ आप जानते रहते हैं, हर बच्चा जानता रहता है। तीसरा, आप देखोगे हमारे जीवन पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। 21वीं सदी का भारत वही है जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता सोचते थे। हम किसी भी टॉपिक को आप बोलोगे ना, आज पूछोगे आप राम मोहन राय का विजन 2024 में कहां है, दयानंद सरस्वती कहां है, विवेकानंद कहां है, बस यूं आप जितना चाहोगे उतना बात करूंगा मैं आपसे। आज का भारत ही, संविधान ही उनके विजन पे है, तो बहुत ज्यादा प्रभाव है। और तुलनात्मक रूप से थोड़ा इंटरेस्टिंग भी ज्यादा है ये। आमतौर पे क्लास की शुरुआत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमी, इन 4 विषयों में किसी एक विषय से होती है। ये चारों कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं आपकी तैयारी के। जैसे जब आप एक्सरसाइज करेंगे आप, तो एब्डोमेन का एरिया जो होता है वो कोर माना जाता है। योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, या फिर जिम जा करके ये वाला काम करेंगे आप। तो मैं मानता हूं इन चारों में भी मॉडर्न इंडिया कोर है, बुनियाद है। ठीक, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, कोई इशू नहीं। अभी एक बैच में मेडिवल से स्टार्ट किया हमने दिल्ली में। सीक्रेट है, क्योंकि मुझे यहाँ आना था, मुझे बताया गया सर कुछ ऐसा पढ़ाई जो 5-7 दिनों में कंप्लीट हो जाए। 7 दिनों में तो मैं सल्तनत ही करा सकता था, मैं पूरा नहीं हो पाया। सूफी आंदोलन पे भी क्लास छोड़ करके आया हूँ, एक में पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली क्लास चल रही। ठीक है, तो नॉट द इशू है। ये 3-4 बड़े रीजन है। प्लस यदि मैं सब कुछ छोड़ भी दूं ना, मैं आपको कहूँ एंशिएंट पढ़ के आओ तो आपको थोड़ी समस्या होगी, मेडिवल पढ़ के आओ तो समस्या होगी। जब मैं कहूँ मॉडर्न यहाँ से पढ़ के आओ, तो तीनों की तुलना में आप ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ के, इस किताब से नहीं, विपिन चंद्रा से नहीं, मैं कहूँ 8वीं के एनसीईआरटी पढ़ के आओ तो आप ज्यादा एंजॉय करोगे एंशिएंट मेडिवल की तुलना में। बहुत सारे रीजन है हमारे पास। क्लियर है सभी को? ये वैसे भी मैं बताता हूँ, कल भी मैं बताता ही आपको। तो मॉडर्न से हम क्लास शुरू क्यों करते हैं? सुजीत सर से ही क्लास की शुरुआत क्यों?
इसका उत्तर आप दोगे पिछले 8-10 दिनों, अगले 8-10 दिन। डीपी लगी थी इसीलिए? नहीं, कोई और टीचर भी आ सकते थे, ऐसा नहीं। और कोई सवाल जनरल कुछ हो तो मुझे बताइए। हाँ, यस, एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो एनसीईआरटी चलती है वो महत्वपूर्ण है। बट जैसे लोग कहते हैं ना एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी आपके सिलेबस को ठीक से 40% भी कवर नहीं कर पाता है। अब मुझे ये बताओ कि आप 40% सिलेबस के साथ, एक माउजर में 10 गोली है, आप 4 गोली लेकर के जाओगे क्या? कि 10 गोली लेकर जाओगे? शत्रु से 10 गोली लेकर के जाओगे? तो दूसरा, कोई भी एक एनसीईआरटी सिलेबस को पूरा कवर नहीं कर रहा है। मैं 8वीं कह दूं या 12वीं कह दूं, ठीक। अब जब मेरा गोल क्लियर है कि मुझे एक ही सोर्स आपको बार बार पढ़ाना है, जब मैं अपने मकसद में क्लियर हूं, इसीलिए हमने कहा कि अभी आप रुक जाओ, एनसीईआरटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे मेरे ऊपर छोड़ दो। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे मेन खाना हम लोग खाते हैं ना, मतलब खाने के साथ कभी सलाद आ गया, पापड़ आ गया, स्वाद बढ़ जाता है, उसमें स्वाद बढ़ाएगा आपका। स्टेपल डाइट नहीं है वो, मुख्य आहार। शुरू में पढ़ने से क्या होता है, आप बेसिक समझ बन जाती है। जिन बच्चों ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, थोड़ी थोड़ी समझ बन जाती है। बट अब जब हम तैयारी शुरू कर रहे हैं तो मैं भी कह सकता था आपको, कहता भी हूं, जिन बच्चों को विपिन चंद्रा समझ में ना आए, मान लो शुरू में, आप छोड़ सकते हैं। 8वीं वाली एनसीईआरटी, 12वीं वाली नहीं, ये आप सजेशन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्लास नोट से सब कुछ है ना। आप चाहें तो 8वीं वाली एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं केवल, और कुछ भी नहीं। ये एकदम फुल प्रूफ फाइनल है, रेस्ट बाकी चलने दीजिए, मैं सब बताऊंगा। क्लियर ना? एनसीईआरटी पूरे सिलेबस को कवर करता है क्या हिस्ट्री में? जब आप इस योग्य होंगे तो अपने आप समझ लेंगे। अच्छा, मान लो मुझे अपना बिजनेस करना हो, सपोज दैट मैं यूट्यूब पे आके चलाऊंगा, इसने एनसीईआरटी नहीं समझा, उसने कुछ नहीं समझा, एनसीईआरटी के पीछे की फिलॉसफी समझो, ठीक है, मैं सबसे बड़ा बकायत हूं, ठीक है। मैंने पहले क्या कहा, आप सोशल मीडिया ना, देखो क्रिकेट में ना एक राहुल द्रविड़ है, नाम सुना है क्या? मिस्टर वॉल के नाम से जाने जाते थे वो। हम केवल भारत का इतिहास तैयार कर लें, भारत का इतिहास तैयार कर लें, ठीक है। इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो एक सवाल पूछा यूपीपीसीएस में, 4 घटनाएं थी, चारों का डेट अरेंज करना था, झांसी का, मेरठ का, बैरकपुर का, रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया। आपको मैं यकीन दिला के कहता हूं आपको कि अपने अलावा आपको अपने परिवार में किसी की टाइमिंग नहीं याद होगी, डेट ऑफ बर्थ की, अपनी भी मुश्किल से आपको याद होगी। सुन पा रहे हैं सभी लोग? अब ऐसे क्वेश्चंस के पीछे आप प्लान करेंगे, ऐसे क्वेश्चन का भी तरीका है, प्लान करेंगे तो आप इतिहास बताएंगे। किसी के पास बुद्धि होगा, क्वेश्चन को देखेगा मिलाने के लिए। सबको पता होता है 10 मई 1857, जब मेरठ और दिल्ली से, सबको पता है मंगल पांडे ने पहले विद्रोह किया। चारों डेट में ये 2 डेट था, इसी से आंसर सॉल्व हो जा रहा था। और 10 का 10 डेट कोई याद करेगा और अपने आप को वीर समझेगा, इसका मतलब फालतू की चीजों को दिमाग में वो, तैयारी एक तरीके से होती है जिसको हम बेस कहते हैं। सुन पा रहे ना मेरी बात सभी लोग? जिसको खुद थोड़ी सी बात पता है, बेसिक बात, 8वीं क्लास वाले को भी पता रहेगा। बेस बनना, आपको 40 सीढ़ी, आपको टारगेट क्या, 40 सीढ़ी चढ़नी है आप, ठीक। आप 30-32 चढ़ गए हैं तो 40 भी चढ़ लेंगे आप। पीछे खड़ा है, 40 कैसे चढ़ूंगा, 40 कैसे चढ़ूंगा, अरे ऐसा होता है वैसा होता है, चढ़ना शुरू ही नहीं किया तो कब चढ़ेंगे हम? बहुत आपने सुना होगा फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच। 6-7 दिनों में फाउंडेशन का मतलब भी समझाऊंगा आपको मैं, फाउंडेशन किसको कहते हैं, कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आपका सवाल ठीक था, बट सवाल केवल पीटी केंद्रित था। और सवाल जिससे, एक बार मैं यूपी में यहाँ क्लास ले रहा था, ये जब सीसेट का मूवमेंट चल रहा था, मैं यहाँ क्लास ले रहा था, उस साल यूपीपीसीएस में एक सवाल आया, किसी एक नेता के मरने के बाद किन किन लोगों ने कंधा दिया। एक बार बुद्ध के पास एक महिला रोती हुई आई कि भाई सबने कहा है कि आप बड़े सिद्ध पुरुष हैं,
और आप हमारे बच्चे को जीवित कर देंगे। आप बुद्ध ने कहा हाँ जीवित कर देंगे। आप किसी एक घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर के आओ, उस घर से जिसमें कभी किसी की कोई मृत्यु, ठीक है। महिला परेशान होगी, बाद में बोला, बुद्ध ने कहा भाई ये सबका होना प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, ये घटना घटित होनी है। तो आपने की तैयारी करनी है। हमारे घर में भी कभी ना कभी कोई मरा ही होगा। हम में से कोई ये बता सकता है कि मेरा अपना कि पहली बार कंधा किसने दिया और आखिरी बार किसने दिया? इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि तैयारी करने के लिए कॉमन सेंस हम उधर देखें या इधर देखें। मान लो गांधी जी के कथन में कोई सवाल आ गया, आपको पता है गांधी जी ने कितनी बातें कही हैं, एक जीवन कम पड़ जाए। अब कोई बच्चा कथन के पीछे पड़ जाता है, इसका मतलब इसकी स्ट्रैटेजी में फॉल्ट है। एग्जाम निकालने के लिए रणनीति होना चाहिए, वरना ये सारे इंजीनियर जिनका इतिहास नहीं, इतिहास पढ़ के कैसे निकाल लेते हैं? सुन पा रहे हैं क्या? बात पहुंच तो रही है। मैंने कहा था मैं पहुंचूंगा आप तक जरूर धीरे धीरे। आप जब मजा आएगा ना, चीजों को आप पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, आपको बस टिक करना है। और कोई ज्यादा आपसे सवाल पूछे ना, 2-4 दिनों में तैयार कर दूंगा। मीन्स का एक सवाल भैया दीदी के सामने रख दीजिएगा, आपको पता चल गया ना, मेंस नहीं होगा तो इस तैयारी का कोई मतलब। और उस 1-2 इंफॉर्मेशन से पीटी के सेहत पे फर्क नहीं पड़ना है। आपको मैं ये भी समझा दूं, ओवरऑल मैं बताऊंगा आपको, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स में ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, सुमन जी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, रामदास कॉलेज बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, वहाँ के ये भी इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं, अपने दौर में इन्होंने भी मेंस दिया है। बहुत अच्छा माना जाता है इतिहास को लेकर के, अभी कोई आप में से जानेंगे आप, ठीक है। और चारों अटेम्प्ट हमने मेंस और इंटरव्यू फेस किए हमने भी, और उस दौर में हमारे जूनियर भी थे, हम गाइड भी करते थे इन लोगों को भी, इस दौर के ये हैं, ठीक है ना। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, कभी भी हिस्ट्री में मैं 10 में 10 टारगेट नहीं करता था, बट पॉलिटी में मैं डैम श्योर होता था कि 10 में 9 बना के आऊंगा मैं। पॉलिटी की एक सीमा है, समझ पा रहे हैं? तो मेरा गोल ये नहीं होता था, मेरा गोल होता था पीटी मेरा निकल जाए। मेरी प्रतिष्ठा का विषय नहीं था कि हिस्ट्री में 10 में 10 बनाऊंगा मैं। मेरा पीटी कैसे होगा, ज्योग्राफी का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, करंट का क्या होगा, फिर कैसे मैं निकालूंगा, कैसे चुनाव में जोड़ रहे हैं, बिहार से कितना आएगा, यूपी से कितना आएगा, ठीक है। हिस्ट्री और करंट अफेयर्स में, हिस्ट्री में तो मेरे साथ हैं आप, आगे आप बताएंगे। मैं तो ये कहूँगा कि आप हिस्ट्री में जो आपका पायलट है अभी आप सुरक्षित हाथों में हैं, ठीक है। और जब टेक ऑफ शुरू होगा तो आप देखेंगे आप बहुत आराम से, क्योंकि मुझे लोग पढ़ने ही आते हैं इस बात के लिए कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपका समय ही बचेगा बेवजह का। आप बस थोड़ा सा बाह्य प्रभाव में कम रहिएगा, मित्रों के साथ नहीं बैठिएगा। आज तो बैठे हुए कुछ लोग, आज भी मैं बोर्ड की तरफ घूम रहा था तो कुछ लोग बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत रूल्स हमने बता ही दिए हैं, एक बार बैठना है तो फिर उठना नहीं है। मैं बोर्ड पे की तरफ घूम रहा हूँ तो ठीक है, आज चलेगा, थोड़ा बहुत हो गया, कल के बाद बस केवल तबीयत खराब में ही आपको लिबर्टी है, वरना पूरे क्लास आपको आसानी से बैठ। क्लियर ना? कुछ सवाल तो आपके ले लिए हमने, आपको क्लियर हुआ ना? मेरी बात समझ में आ रही है ना एकदम? मैंने एग्जाम्पल देके बताया फैक्ट का मतलब। एक पूछा है जजाऊ की लड़ाई, मुदकी की लड़ाई, एक पूछा है, उसमें 4 लड़ाई पूछा और क्रम सजाने के लिए पूछा है, ठीक। उसमें एक बिलग्रामी का युद्ध पूछा, यूपीपीसीएससी में बात कर रहा हूँ। बिलग्रामी बहुत फेमस है, जजाऊ बहुत फेमस नहीं है, मुदकी औसत फेमस है, एक और फेमस पूछा है। अब 2 भी बताया तो हो जाएगा, आप कोई जजाऊ पे जाकर रिसर्च करें, ये भी हो जाएगा, मेरे हैंडआउट्स में है। तकुर खेरा, खेरा निजाम और मराठों के बीच में 4 युद्ध में 4 संधियां हुई, एक बार वो संधि पूछा यूपीपीसीएस में, वो भी प्रोवाइड कर देंगे आपको हम। बट पहली नजर में क्या बोलते हैं कि इस तरह की पढ़ाई नहीं करनी है। आप सुन पा रहे हैं सभी लोग? बहुत अच्छा करना है भी आपको। 15 महीने बाद कितनी बात आपको याद रहेगी? पहले दिन तो बहुत उत्साह रहता है, आप वहां तक नहीं देख पा रहे जहां तक मैं देख पा रहा हूं अभी। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, बट इस सफर पे
अपने केजीएस में आने के पहले 35 बैचेस लगातार 6.5 साल में हमने पढ़ाए हैं कंप्लीट। ठीक है, 35 बैचेस बहुत होते हैं और यहाँ चौथा बैच शुरू है, हमारा 5वां बैच है। मैं ताली बजाऊंगा आपकी सफलता पे, ठीक है, आपके बदलाव पे जब क्रांति महसूस करेंगे। ठीक है, इतना मतलब जस्ट एक बात रख रहा हूं आपके सामने, बहुत सारे बच्चे तो बहुत मास लेवल पे आप देखोगे आप, ठीक है, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, बहुत सारे जनरल प्रश्न को भी मैंने ले लिया है। और ठीक है, अब हम आपके साथ हैं, लेते ही रहेंगे सवाल। आज क्लास के बाद हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब बाहर ऑफिस में या क्लासरूम में भी कर लूंगा मैं, है ना। अब इसलिए मौका है, तुरंत इसके बाद कोई दूसरा बैच नहीं है। जैसे जैसे यहाँ भी बैच होगा वो मौका छीन लिया जाएगा प्रबंधन के। गौर से देख लो प्रबंधन के लोगों को, यही वो लोग हैं जो बच्चों और शिक्षक के बीच में, नहीं सर टाइम हो गया, अब आप आ जाइए सर। फिर दूसरा बैच आ जाएगा इसके बाद, तीसरा बैच आ जाएगा इसके बाद। अभी फुल आज़ादी है, हम लोग खूब इंटरेक्ट करेंगे, वैसे टाइम रहेगा। इलाहाबाद में जब भी हम बाहर से आते हैं, कहीं भी इलाहाबाद, लखनऊ, कहीं भी पटना, टाइम होता है हमारे पास। कोई ऐसा सवाल आएगा तो हम इंटरेक्ट करेंगे आपसे खूब आराम से, क्लास के अंदर भी बाहर ऑफिस में। ठीक है, अब कोई और सवाल होगा तो कल फिर ले लेंगे हम लोग क्लास के बीच में। ठीक है, तो बस आज मैं इतना ही कहूँगा आपको, भर भर के शुभकामनाएं। घर पे जाके कुछ भी आपने नोट किया होगा तो देखिएगा मैंने क्या क्या कहा तैयारी को लेकर के, और कुछ नहीं तो कम से कम मैजिक नंबर जरूर याद रखिएगा आप कि बनने के लिए हमें क्या क्या अचीव करना है। बातें बहुत सारी मैंने आपको बताई है काम काम की, ठीक है ना। कल से हम लोग यात्रा पे निकल जाएंगे, रनवे पे। ठीक है, मॉडर्न इंडिया का पहला टॉपिक, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कैसे जीता। हर बात का लॉजिक के साथ मैं बताऊंगा, जो पुरानी बातें आएंगी मैं सब समझाता जाऊंगा आपको, सवाल मैं लेता जाऊंगा आपसे, इंटरेक्ट करता रहूंगा मैं आपसे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।